Hello students, I am Sonia and welcome to Catalyst Astute. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने वहाँ पर पढ़ा था थ्योरीज के बारे में, लॉज के बारे में, केमिकल कॉम्बिनेशन के। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं व्हाट आर एटम्स। As we did in the last lecture, atoms are building blocks of all matter. कि atoms जो हैं सारी चीज़ें मैटर की उसी से बनी हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि एक एंट हिल है, मतलब कि एक चींटी का घर, वो किस चीज़ से बना है? उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, मीन्स मिट्टी का एक छोटा सा दाना। इसी तरह हमारे एटम्स हैं, उनका भी साइज़ बहुत छोटा है, इतना छोटा कि जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितना आप कंपैरिजन करना चाहो उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा। एटॉमिक रेडियस जो है, यानी कि वो कितने बड़े हो सकते हैं, ये मेजर की जाती है नैनोमीटर्स में। इसे मेजर किया गया नैनोमीटर्स में, यानी कि 1 मीटर जो है वो इक्वल है 10⁹ नैनोमीटर के। लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि इन एटम्स का क्या फ़ायदा, जब हमें इसको इनके साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि कोई फ़ायदा क्या है, इनको हम क्यों चेक करना चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारी हर चीज़ सिर्फ एटम से ही बनी हुई है। हमारा पूरा वर्ल्ड सब कुछ एटम से बना है, चाहे हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, पर वो हमेशा हम पर इफ़ेक्ट करते हैं। इसकी कितनी सारे आप जैसे देख सकते हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसकी रेडियस कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मीटर। एंड मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8 meter, grain of sand that is 10⁻⁻4 and 10⁻⁻3, apple 10⁻⁻1. In this way, atoms are very small in size. You know now, when 1 meter is equals to 10⁹ meter. Okay, 10⁹ meter. So now as atoms are having different type of symbols. First, Dalton. As usual, always Dalton comes when we take the name of atoms. Dalton said about the symbols. He told us first about the symbols. But उसने symbols को लिया एक definite quantity की फॉर्म में। मतलब उसका मतलब था कि एक एटम है एलिमेंट का, उसके लिए एक सिंबल बनाया। फिर आया बर्जीलियस ने कहा कि सिंबल्स जो एलिमेंट्स के, वो जो भी एलिमेंट का नाम है उसके 1 या 2 लेटर से मिलाकर बने होने चाहिए। ये जो है, ये है सिंबल्स जो डाल्टन ने दिए थे। लेकिन बाद में बर्जीलियस ने बताया कि एलिमेंट्स के नेम के ऊपर ही उनके सिंबल्स बनने चाहिए। जैसे उसने बताया हमें कि अगर हम जैसे ले लीजिए कैल्शियम में एक सी है और एक ए है, तो उसका सिंबल बनाया गया Ca। वैसे जो शुरुआत में नाम रखे गए एलिमेंट्स के, उनको अलग अलग तरीके से रखा गया। जैसे कई बार उनको उनकी प्लेस के नाम पर उनका नाम रख दिया जहाँ पर उनको फर्स्ट टाइम वो मिले थे। जैसे आप कॉपर कहिए, कॉपर जो था, कॉपर का नाम रखा गया उस कीप्रस से। कीप्रस जो जगह थी जहाँ से वो मिला था, उस पे बनाया गया नाम कॉपर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका नाम उनके कलर्स पे रखा गया। जैसे गोल्ड जो था, गोल्ड एक इंग्लिश का वर्ड है और उस गोल्ड को रखा गया इंग्लिश वर्ड से जिसका मीन था येलो। इन चीज़ों के हिसाब से ही वर्ड्स के
नाम रखने शुरू किए गए, एलिमेंट्स के नाम रखने शुरू किए गए। पर आजकल क्या है, आजकल आ गया IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ये अप्रूव करती है सारे एलिमेंट्स के नाम को, उनके सिंबल्स को, उनके यूनिट्स को। और सिंबल्स हमेशा ही पहले और दूसरे लेटर से ही मिलाकर बनाए जाते हैं। पहले लेटर जो, अगर किसी सिंबल में 2 लेटर आ जाते हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो उसे कैपिटल रखा जाता है और दूसरा स्मॉल रखा जाता है। जैसे कि अगर हम नाम लें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है, अगर हम हाइड्रोजन लिखना चाहेंगे तो उसको तो हम लिखेंगे सिंपल H से। लेकिन अगर हम 2 वर्ड का नाम ले रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम कभी भी AL नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। हम इसे लिखेंगे A और स्मॉल l, मतलब एक फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल। लाइक वी कैन से कोबाल्ट। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट, हम इसे CO लिखते हैं, पर इस ढंग से नहीं। इसका मतलब तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हम लिखेंगे C और स्मॉल O, ये है कोबाल्ट। सिंबल्स जो हैं, कई जगह पर कई ऐसे सिंबल्स भी थे जिन्हें लिया गया लैटिन, जर्मन, ग्रीक, अलग अलग लैंग्वेज से। जैसे जो आयरन है, आयरन का सिंबल लिया गया Fe। अब आयरन तो नाम नहीं है, आयरन में तो ना F है ना E है, लेकिन उसका जो सिंबल लिया गया वो लिया गया लैटिन नेम से, और लैटिन में आयरन को कहते हैं फेरम। और सोडियम का सिंबल लिया गया, ये था फेरम का Fe, उसे लिया गया आयरन के लिए। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम था नेट्रियम, उसका लिया गया Na, ये था सोडियम के लिए। ओके, ये है सोडियम के लिए। तो इसी तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग सिंबल्स लिए गए। ऐसे ही पोटेशियम लिया गया, वो था केलियम। इसी ढंग से अलग अलग सिंबल्स बने। पर हमें टाइम के साथ सिंबल याद हो जाते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। इसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसने प्रपोज किया? ये भी सबसे पहले प्रपोज किया डाल्टन ने। एटॉमिक मास प्रपोज किया डाल्टन ने। क्या बताया उसने? कि जो मास है एटम का, वो है किसी भी मास जो पूरे एलिमेंट के एक एटम का है, उसे बोला गया एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को मेजर किया गया एटॉमिक मास यूनिट में। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसे कहा गया क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम, और यू कैन से कार्बन 12। कार्बन 12 के हिसाब से, जैसे अगर हम कहें, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी गई है आपकी NCERT में भी, वही है कि अगर कोई फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट बेच रहा है, पर उसके पास कोई वेट नहीं है एक साइड पर रखने के लिए, स्टैंडर्ड वेट, तो वो क्या कहेगा? उसने वाटरमेलन के मान लो 12 पार्ट्स कर लिए, और उसने बोला कि अगर मैं 12 इक्वल पीसेस कर लेता हूँ तो हर फ्रूट जो भी मैं बेचूंगा वो इसके हिसाब से ही बेचूंगा। मतलब कि मास जो हर फ्रूट का है वो 1 पीस ऑफ वाटरमेलन के इक्वल माना जाएगा। तो उसने इसी को रखा एक अपनी यूनिट की तरह। इसी तरह हमारे यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम उसे AMU कहते थे, पर बाद में इसको खाली U कहा गया, यूनिफाइड मास। बाद में इसका नाम सिर्फ U रख दिया गया, जिसे कहा गया यूनिफाइड मास। तो ये जो हमने लिया, सबसे पहले ये जब एटॉमिक मास यूनिट्स को ढूंढा जा रहा था कि किसकी रिलेटिविटी बनाएं, किसके अकॉर्डिंगली हम मास को चेक करें, तब पहले रखा गया था ऑक्सीजन को एज अ यूनिट। मीन्स उन्होंने कहा कि 1/16 ऑफ ऑक्सीजन रखी जाएगी।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल था हर जगह पर, तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन को रख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, कंपाउंड्स बना लेता है, और ये एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसलिए मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स को होल नंबर्स में उसकी यूनिट मिल सकती है, उसका मास मिल सकता है। बट आफ्टर सम टाइम इन 1961 कार्बन 12 को ही रेफरेंस माना गया, वही स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया। उसके बाद से एक यही डेफिनेशन दी गई एटॉमिक मास यूनिट की कि मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम और कार्बन 12। आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे हमेशा ही एटॉमिक कार्बन के मास के रिलेटिविटी में ही निकाला जाता है। अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एक यूनिट होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल। अब एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स जो हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स के वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी उसमें ही मिलते हैं, कंपाउंड्स की मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही मिलते हैं, जो आप कह सकते हो जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अकेले अकेले भी रह लेते हैं क्योंकि इनमें एक ही एटम है। पर लाइक स्पेशली नॉन मेटल्स में जो एटम्स हैं वो अकेले अकेले नहीं रह सकते। तो जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, उसमें भी उसको भी दो एटम्स के साथ मिलकर ही बनाना पड़ता है। तो एटम्स जो हैं या ये सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं ये मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं एक बड़ी चीज़। जैसे एटम्स ने पहले बनाए मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, और इन मॉलिक्यूल्स और आयन से ही मैटर की लार्ज फॉर्म्स बनती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। पर इसमें जो एटम है वो न्यूट्रल होगा और जो मॉलिक्यूल जो है वो भी न्यूट्रल होता है, पर जो आयन होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम, 2 और मोर एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को लाया जाए और वो आपस में जुड़कर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनके बीच है उसके कारण आपस में जुड़ जाएं तो उसे बोला गया मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बैठ गया, दो एटम इकट्ठे हो गए तो इसे कहा गया मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि केपेबल है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस में अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। एटम जो है वो आराम से नहीं रह सकता अकेला, उसको कोई ना कोई साथी चाहिए, इसलिए वो जुड़ जाता है। पर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस टाइप का है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है ऑर्डिनरी कंडीशंस में, और ये इसी में सारी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। अब एटम है वो मॉलिक्यूल में जो बनते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, उसे कहा गया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कम ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। इसका क्या मतलब है कि जो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, उसके बीच में जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं उसे बोला गया उसकी एटॉमिसिटी। लाइक अगर ऑक्सीजन में दो एटम है ऑक्सीजन के मिले तो उसकी एटॉमिसिटी है 2। अगर हमने किसी में एटम ज़्यादा ले लिए हैं, अगर हमने ऑक्सीजन में ही, ऑक्सीजन की एक फॉर्म है O3 जिसे कहा जाता है ओजोन, इसमें 3 एटम्स हैं तो इसकी एटॉमिसिटी है 3। और इसी के बेस पर इनको कहा गया मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पोली एटॉमिक। मीन्स अगर एक है तो मोनो एटॉमिक, 2 हैं तो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, देन
4 हैं तो टेट्रा, पेंटा, एंड इफ मोर देन दीज तो हम इन्हें कह सकते हैं पॉलीएटॉमिक। फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब जो एटम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये आपस में जुड़ते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में और बना देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये हमने जैसे पिछली बार भी पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि वो एक या फिर ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि जब भी एलिमेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ते हैं तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। जैसे कि H2O ये कंबाइन करेंगे तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे H2O में हमेशा ही 1:8 का रेशो होता है। तो हमेशा ही मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के वो बनते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अब आते हैं दूसरे आयन। आयन जैसे मैंने अभी बताया था, आयन जो होते हैं वो होते हैं चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज मतलब कि अब एक आयन कैसे बनता है, अगर किसी के कोई भी अब एलिमेंट है, कोई भी एटम है, एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है या फिर उसे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो लेना चाहता है, तो अगर वो देन लेन का कोई भी काम कर रहा है तो वो बना रहा है आयन। आयन जो है इसमें सिंगल चार्ज भी हो सकते हैं जैसे कि Na+, Mg2+, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अगर ये सिंगल होंगे जैसे कि Na+ मतलब एक ही का है, लेकिन अगर इसमें 2 आ गए N और H4 तो ये NH4+, तो यानी इनमें एक नेट चार्ज अलग से लगा दिया गया। और एटम जो हैं ये आयन जो हैं ये 2 तरह के हैं, जैसे नेगेटिवली और एक है पॉजिटिवली। नेगेटिवली चार्ज कब कहलाते हैं, वो है एनायन। वो कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो बनते हैं कैटायन, यानी पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई कुछ दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। उसने और उसकी जगह पर अगर जो भी उसके साथ बैठा है, जिसने भी उसके साथ बनाना है, वो अगर मॉलिक्यूल बनाते हुए नेगेटिवली चार्ज कब हो जाएगा, जब वो उसे ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब NaCl में Na जो है वो है पॉजिटिव क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने दे दिया, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो इन्होंने मिलकर बना लिया एक NaCl। तो इसमें Na पॉजिटिव था वो कैटायन था और Cl नेगेटिव एनायन हो गया। और फिर आते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। मतलब ऐसे एटम्स, जब बहुत सारे एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज आ जाए उसे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। लाइक NH4+। अब इसमें एक से ज़्यादा एटम आ गए, ग्रुप ऑफ एटम्स आ गए और इसके ऊपर चार्ज भी है, तो इसे बोला, पहले ये था पॉली एटम और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो ये बन गया आयन, तो पॉली एटॉमिक आयन। चलिए आज बस इतना ही, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके पढ़ेंगे कि हम इन सब चीज़ों को जानकर कैसे केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप मान सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास आज की पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ चेक आउट आवर इंस्टा अकाउंट लिंक, and link is given in our description. Thank you.